हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्षमादान। पार्डन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 71 में तो दिया, 72 में राष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल 161 में दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और ये जो CRPC में जो पार्डन हम पढ़ रहे हैं, ये दिया जाएगा मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। तो सह अपराधी को क्षमादान, सेक्शन 343 CRPC 306। तो किसी ऐसे अपराध से जिसे कि यह धारा लागू होती है, ऐसे किसी अपराध से जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित है, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रूप से संबंधित है, दुष्प्रेरक के रूप में संबंधित है, से संबंध या संसर्गित समझे जाने वाले, संबंध में जुड़ा हुआ, संसर्गित में उसमें शामिल, इंक्लूड समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण, जांच, विचारण के किसी भी प्रकरण में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच विचारण के किसी भी प्रकरण में अभियुक्त उस व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है कि उसने अपराध के संबंध में या उसके किए जाने में, चाहे कर्ता के रूप में या दुष्प्रेरक के रूप में संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सारी जानकारियों का, सारी परिस्थितियों का जिसकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। तो सह अपराधी को क्षमादान क्लोज फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, उसमें वही है कि किसी भी अपराध से जिसे कि यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या संसर्गित है, संबंधित में उससे जुड़ा हुआ है या उसमें शामिल है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य भी प्राप्त करने की दृष्टि से CJM जो है वो अन्वेषण, जांच, विचारण तीनों स्टेजेस पे, और JM फर्स्ट जो है वो जांच एवं विचारण के स्टेज पे क्या कर सकता है? क्षमादान प्रदान कर सकता है। कब कर सकता है? जबकि ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबंधित अन्य व्यक्ति की सभी परिस्थितियों का जिसकी कि उसे जानकारी है, पूर्ण और सत्य प्रकटन करने के लिए तैयार है कि मैं पूर्ण और सत्य प्रकटन करूँगा। अब सह अपराधी होता कौन है? तो सह अपराधी होता है जिसने किसी अपराध में साथ में भाग लिया हो, वो सह अपराधी होता है। और सह अभियुक्त कौन होता है? जिनका कि एक साथ विचारण चल रहा है, यहाँ अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इन्होंने अपराध में भाग लिया है और तत्पश्चात वह तैयार हो गया कि वो कोर्ट का विटनेस बनेगा, और तो उसे क्षमादान किया जा सकता है अगर वो उन परिस्थितियों का सही प्रकटन कर दे। आगे देखते हैं ये धारा किसे लागू होती है। तो यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है। अनन्यतः सेशन न्यायालय के द्वारा तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा विचारणीय कोई अपराध, सेशन न्यायालय के द्वारा या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन विशेष न्यायाधीश के द्वारा के न्यायालय के द्वारा विचारणीय कोई अपराध है उसको, या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध। तो 7 वर्ष तक का कारावास है या अधिक कठोर दंड। अधिक कठोर दंड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एनी ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद अ मोर सेवर सेंटेंस नॉट अ रिग्रेसियस। कठोरतम से उसका स्वरूप कठोर नहीं किया जाएगा, उसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। तो क्या है कि अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन न्यायालय के द्वारा, और अवधि जो है वो 7 वर्ष हो सकेगी या उससे थोड़ी बढ़ाई जा सकेगी। कठोरतम में उसका स्वरूप रिग्रेसियस नहीं किया जाएगा। क्लोज 3 इसका कह दिया कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान कर सकता है। कौन कर सकता है? CJM या JM फर्स्ट। तो जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान कर सकता है, यह अभिलिखित करेगा कि क्षमादान उस व्यक्ति के द्वारा जिसको कि वह किया गया है स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं। ये लिखना होगा कि जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया जा रहा है उसने ऐसा समाधान स्वीकार किया है अथवा नहीं। और अभियुक्त के द्वारा अपने कारणों को भी अभिलिखित करेगा, और इन कारणों को भी अभिलिखित करेगा कि जिसे क्षमादान दिया जा रहा है उसने उसे स्वीकार किया अथवा नहीं। और साथ ही में अभियुक्त के द्वारा आवेदन किए जाने पर उसको इस अभिलेख की प्रतिलिपि जो है वो निःशुल्क दी जाएगी। क्लोज 3 ये कह रहा है। क्लोज 4 क्या कह रहा है? क्लोज 4 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन क्षमादान स्वीकार करने वाला व्यक्ति, ठीक है,
प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का संज्ञान करने के पश्चात संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चातवर्ती विचारण में साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। जिसने समाधान स्वीकार कर लिया है ऐसे व्यक्ति की परीक्षा जो है वो साक्षी के रूप में की जाएगी ऐसे न्यायालय के द्वारा जिसने अपराध का संज्ञान लिया है, या पश्चातवर्ती विचारण में भी उसकी साक्षी के रूप में ही परीक्षा की जाएगी, सह अपराधी के रूप में नहीं की जाएगी, जिसे कि पार्डन दे दिया गया। तो पार्डन हमने कहाँ कहाँ देखा? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 और साथ में ही अपने BNSS में सेक्शन 343 में। ख क्लोज जो है इससे क्वेश्चन RJS में बना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सह अपराधी के तौर पर क्षमादान दिया गया है, अगर वो पहले से जमानत पे है तो ठीक है, और अगर ऐसा व्यक्ति जमानत पर नहीं है तो उसे जब तक कि ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसे अभिरक्षा में रखा जाएगा, और ऐसी जो कस्टडी है वो जैसी होगी PC नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया जा रहा है उसे विचारण खत्म होने तक कहाँ रखा जाएगा, अभिरक्षा में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। आगे है इसका क्लोज 6। क्लोज 6 क्या कहता है कि जहाँ किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया और वह उपधारा 4 के अधीन उसकी परीक्षा भी की जा चुकी है, वहाँ संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना, जहाँ उपधारा 1 ने किसी व्यक्ति ने क्षमादान स्वीकार कर लिया, उपधारा 4 में ऐसे व्यक्ति की परीक्षा भी कर ली गई है, तो संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कोई भी अतिरिक्त जांच किए बिना मामले को, यदि अपराध अनंत सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है या संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, तो उस न्यायालय को सुपुर्द करेगा। देखो, अगर कोई मामला सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है और संज्ञान लिया है CJM ने, तो वो सेशन न्यायालय को उसे सुपुर्द करेगा, ठीक है। और अगर अपराध अनंत तत्समय प्रवर्त अन्य विधि के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय है, विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय है, तो भी वो सुपुर्दगी किसे करेगा? सेशन को सुपुर्द करेगा, और किसी भी अन्य दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा, जो उसका विचारण स्वयं करेगा। और जहां JM फर्स्ट किसी मामले का विचारण कर रहा है तो वो CJM को देगा, और CJM वापस उसको किसे सुपुर्द करेगा? सेशन को सुपुर्द करेगा। लास्ट की सुपुर्दगी सेशन के पास ही जाएगी। फर्स्ट में सेशन के द्वारा विचारणीय है तो CJM सेशन को सुपुर्द करेगा। किसी अन्य न्यायालय ने स्पेशल विधि के अधीन लिया है, स्पेशल न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, तो भी वो सुपुर्दगी सेशन को जाएगी, और किसी अन्य मजिस्ट्रेट ने किया है तो वो सुपुर्दगी से करेगा? CJM को करेगा। तो ये है सह अपराधी को क्षमादान सेक्शन 343। अब 343 की कुछ हम देखते हैं कि क्षमादान का क्या प्रभाव पड़ेगा। 306 के अधीन दिए गए क्षमादान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षमादान के फलस्वरूप अभियुक्त को केवल उस अपराध के विरुद्ध ही संरक्षण नहीं मिलता जिसके लिए उसे क्षमा दी गई है, बल्कि उसे उस अपराध के लिए भी संरक्षण मिलता है जिसका कि वह दोषी प्रतीत होता है। अगर किसी अदर ऑफेंसेस में वह दोषी प्रतीत होता है तो उसके लिए भी उसे संरक्षण प्राप्त होता है। साथ ही अगर ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया गया है, क्षमादान उच्च न्यायालय ने जमानत पर छोड़ा है, तो इससे विचारण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें पढ़कर आए हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर जमानत पर है तो जमानत पर है, अदरवाइज उसे अभिरक्षा में रखा जाएगा ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर पहले से ही जमानत पर छोड़ा गया है तो इससे न तो कोई ट्रायल प्रभावित होगी और न ही उस क्षमादान की वैधता पर कोई असर पड़ेगा, ठीक है। कि अगर व्यक्ति को पहले से ही जमानत पर छोड़ा गया है तो इससे क्षमादान की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा क्लोज इसका है, क्या कहना जा रहा है कि दो बातों पर किसी भी चीज़ की विश्वसनीयता निर्भर करती है। एक तो कि ऐसा जो साक्षी है वो विश्वास करने योग्य साक्षी है, और दूसरा उसने जो साक्ष्य दिया है उसके उस साक्ष्य से पर्याप्त रूप से इस चीज़ की संपुष्टि हो जाती है कि ये साक्ष्य सत्य है और पूर्ण है और सत्य है, ठीक है। इसी के साथ ये कि अगर किसी सह अभियुक्त या सरकारी गवाह को क्षमादान की मांग है वो किसके द्वारा की जाती है? अभियोजन के द्वारा ही की गई हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसका है कि अगर
जहां न्यायालय को प्रतीत होता है कि समाधान के बाद भी सरकारी गवाह अपराध के बारे में पूरी और वास्तविक जानकारी नहीं दे रहा है, इसके सेक्शंस आगे बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत ये शक्ति है कि वो उसके विरुद्ध कार्यवाही करे। तो ये ऑप्शन भी उठ के आ जाता है कि अगर आप किस बेसिस पे समाधान कर रहे हैं, अगर समाधान करने वाले व्यक्ति ने सही सत्य प्रकटन नहीं किया तो कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट की पावर्स, हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति पर पुनः संज्ञान ले सकता है, पुनः विचारण कर सकता है। आगे है सेक्शन 344, क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। तो मामलों की सुपुर्दगी के पश्चात किसी भी समय किंतु निर्णय दिए जाने से पूर्व वह न्यायालय जिसे कि मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित संसर्गित समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर समाधान कर सकता है। मामले की सुपुर्दगी के पश्चात लेकिन निर्णय दिए जाने से पूर्व समाधान दिया जाएगा। ठीक है, स्टेजेस बता दी, सुपुर्द हो गया मामला, और निर्णय दिए जाने से पूर्व किसी भी न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी अपराध से संबंधित मैटर को बताएगा तो उसे समाधान दिया जा सकता है। 345 CRPC 308, क्षमादान की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। ठीक है, तो जहाँ की किसी व्यक्ति ने 343 और 344 के अधीन क्षमादान तो स्वीकार कर लिया, लेकिन लोक अभियोजक यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने अत्यावश्यक या तो किसी बात को छुपाया है या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर कि उसे क्षमादान दिया गया है। दो कंटेंट हैं, दो यहाँ बता दिए, क्या कि अत्यावश्यक जानबूझकर किसी बात को छुपाया है या उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो वहाँ ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके लिए कि उसे समाधान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके संबंध में वह दोषी प्रतीत होता है, मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए भी उसका विचारण किया जा सकता है। अगर वह दोषी प्रतीत होता है तो उस अपराध के लिए प्लस मिथ्या साक्ष्य, इन दोनों के लिए भी उसका विचारण किया जा सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति का जो विचारण है ये अन्य अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा, पृथक रूप से ही इसका विचारण किया जाएगा। परंतु यह कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है तो उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, उसके पश्चात नहीं किया जाएगा। और धारा 215 और 379 की कोई भी बात ऐसे अपराध को लागू नहीं होगी। आगे इसका क्लोज सेकंड कह दिया कि क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया और धारा 183 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या 343 की क्लोज 4 के अधीन किसी न्यायालय के द्वारा अभिलिखित किए गए कोई भी कथन उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिए जा सकते हैं। ऐसे कोई भी कथन जो वो करके आया है 183 में या 343 में, तो वो उसके विरुद्ध एविडेंस में काम लिए जा सकेंगे। क्लोज 3 कह रहा है कि ऐसे विचारण में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया जिस पर क्षमादान किया गया था, और यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि उसने ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया। ठीक है, वो जो अब वो अभियुक्त बन जाएगा ना, तो वो तो कहेगा कि उसने उन सभी शर्तों का पालन कर दिया, लेकिन ये साबित किसको करना है, अभियोजन को करना है, क्योंकि अभियोजन ने ही ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। ऐसे विचारण के समय न्यायालय, यदि सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने से पूर्व, और यदि मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने से पूर्व। ठीक है, सेशन न्यायालय है तो अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने से पहले, मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने से पूर्व अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया जिस पर समाधान किया गया था। ठीक है, अभियुक्त से पूछेगा कि क्या उसने उन शर्तों का पालन कर दिया है। यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उसके अभिभावक को अभिलिखित करेगा। अभियुक्त कहता है कि हाँ उसने उन शर्तों का पालन कर दिया, और विचारण को आगे अग्रसर होगा। और ऐसे मामले में निर्णय देने से पूर्व इस विषय पर निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमादान की शर्तों का पालन किया है अथवा नहीं। अब ये काम कोर्ट का होगा, और यदि ये निष्कर्ष निकलता है कि उसने क्षमादान की ऐसी सभी शर्तों का पालन कर दिया है, उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर उसे दोष मुक्ति दी जाएगी। तो फिर ऐसे व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाएगा। तो ये थी अपनी क्षमादान के ऊपर बेस्ट 3 सेक्शंस। इस पे माइनर क्वेश्चंस तो काफ़ी बनते हैं, मेजर भी पूरा का पूरा नोट्स बनता है जो कि आरजेएस में आया हुआ है। आरजेएस में समाधान पे पूरा का पूरा मेजर क्वेश्चंस बना हुआ है।